आज के मुख्य समाचार। टॉलिन क्लीनिंग मार्ग पर लगातार ट्रैफिक जाम, आमजन हो रहे परेशान। अगले एक सप्ताह तक बारिश और तूफान का अलर्ट। दुष्कर्म मामले में दोषी एक शिक्षक को कोर्ट से 25 साल का कठोर कारावास। 8 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी जोरदार टक्कर। ऑपरेशन सिंदूर पर जयराम ठाकुर का ऐलान। पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सेना की बहादुरी पर हिमाचल को गर्व। शिक्षकों ने उठाई अपनी मांगे, प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता। ऑपरेशन सिंदूर में डॉक्टर बिंदल ने तीनों सेनाओं को दी बधाई। आतंकी हमलों से निपटने के लिए शिमला में की गई मॉक ड्रिल। अब समाचार विस्तार से। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त जवाबी कार्यवाही की है। ऑपरेशन सिंदूर नामक इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कार्यवाही सोमवार देर रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक चली। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने अत्याधुनिक मिसाइलों और स्टिक हमलों के जरिए आतंकी ढांचों पर निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया और विंग कमांडर ने मीडिया को ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह हमला पूरी तरह से सीमित स्टिक और केवल आतंकी ठिकानों को लक्षित करते हुए किया गया। इस दौरान मुजफ्फराबाद और मुर्दिके जैसे आतंकी अड्डों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा भी क्षतिग्रस्त ठिकानों की जांच करते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे भारत के हमले की पुष्टि होती है। सूत्रों के अनुसार मुजफ्फराबाद में जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें कई आतंकी मौजूद थे। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। 29 अप्रैल को हुई उच्च स्तरीय बैठक में सेना को कार्यवाही के लिए पूरी छूट दी गई। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा, जय हिंद जय भारत। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पोस्ट में लिखा, जय हिंद की सेना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू, भारत माता की जय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित राज्य सचिवालय के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की तीनों सेनाओं ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के बाद कहा कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय सेना पर गर्व है। जिस प्रकार सेना के तीनों अंगों ने आतंकियों के खिलाफ स्टिक और प्रभावशाली कार्यवाही की है, उससे पूरे प्रदेश को गौरव की अनुभूति हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का जवाब जिस मजबूती के साथ दिया गया है वह सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के लोग हमेशा से देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े रहे हैं और आगे भी सेना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हमें भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश ने पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए का बलिदान दिए हैं। देश के अधिकतम परमवीर चक्र हिमाचल के वीर सैनिकों ने, वीर सपूतों ने जीते हैं और इस जो पहलगाम पर जो आक्रमण हुआ था पर्यटकों पर,
नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब जिस प्रकार सेना ने दिया है, हिमाचल की जनता भी उन पर गर्व महसूस करती है और पूरे प्रदेशवासी इस समय देश के साथ खड़े होकर एकजुटता और देश की एकता और अखंडता का परिचय दे रही है। प्रदेश के संदर्भ में हाई लेवल मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो भी कुछ पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है और हमने कहा है कि हमें जागरूक रहना है, घबराने की कोई बात नहीं, पर जागरूक रहना है और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उनका अनुपालन करना है और अपनी तरफ से भी जागरूकता अपनानी है। हमने जो बॉर्डर एरिया के पास हमारे क्षेत्र लगते हैं, कोई अनहोनी घटना ना हो उसके लिए भी आप जागरूक रहो और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की भी कोई कार्रवाई कोई दुश्मन देश अगर करता है तो उससे हमने कैसे निपटना है। पूरे प्रदेश की जनता एकजुटता के साथ ये जो कोई किसी भी प्रकार का कोई भी वारदात होती है उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, सभी जिला अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ लगते बाउंड्री के जहां जिला अधीक्षक को सचेत रहने के लिए बोला है और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हमने दिए हैं और जो भी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इनपुट गैदर कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करने की बात कही गई है। और सोशल मीडिया के द्वारा कई बार भ्रामक प्रचार किया जाता है, उस भ्रामक प्रचार को जो दुश्मन देश के द्वारा किया जाएगा उससे भी कैसे निपटना है, इस सब संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं और आज शाम को इसके बारे में मॉक ड्रिल भी करने का प्रावधान किया गया। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने आज शिमला स्थित प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से रखा। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक कई वर्षों से अपनी सेवा शर्तों, वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने मांग की है कि शिक्षकों को अन्य राज्यों की तर्ज पर सुविधाएं दी जाए और शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। पत्रकार वार्ता में यह भी कहा गया कि अगर सरकार ने जल्द ही शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की तो संघ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ देश के 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहा है। 23 लाख से अधिक शिक्षकों है संगठन इंटरनेशनल लेवल पर, जिसे हम एजुकेशन इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, जिसे विश्व अध्यापक संघ भी कह सकते हैं। 178 देशों का संगठन है। वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी समस्याओं को लेकर यूनेस्को, ILO तथा विश्व स्तर पर विभिन्न मंचों पर शिक्षकों की आवाज को उठाता रहता है। हिमाचल प्रदेश के मेरे साथियों ने 25 मांगों को लेकर के एक आंदोलन शुरू किया है और इनकी जो मैंने मांगे पढ़ी हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं और अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि उनको तुरंत सरकार को मान लेना चाहिए। इनकी जो कुछ प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे प्रमुख मांग है जो प्रारंभिक निदेशालय है वो यथावत कार्य करना चाहिए, उसको मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की यह मंशा है कि जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश में 10,000 से अधिक हमारे 11,000 से अधिक हमारी प्राथमिक विद्यालय हैं, उसके निदेशालय को बंद करने की सरकार प्लान कर रही है। इसे हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और ये यथावत काम करते रहना चाहिए। दूसरा जो सरकार करने जा रही है वो हमारे अधिकारों में कटौती करने जा रही है। हमारे जो हेड टीचर हैं, सेंट्रल हेड टीचर हैं, ब्लॉक ऑफिसर हैं, उनके अधिकार हैं उनको छीनकर
जो सीनियर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल्स हैं उनको देने जा रही है। ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमें अधिकार विभाग ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, हम उन अधिकारों की रक्षा के लिए जो सोच इस लड़ाई को जारी रखेंगे। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए शिक्षक को 25 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश भी की है। दोषी शिक्षक हिमाचल प्रदेश के ठियोग तहसील का निवासी है और एक निजी स्कूल में कार्यरत था। मामला 8 नवंबर 2022 का है, जब 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर देहा थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान यह सामने आया कि स्कूल का ही शिक्षक भी उसी दिन से लापता है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी की लोकेशन कुल्लू से पाई और 18 नवंबर को छात्र और आरोपी को जगत सुख स्थित एक होटल से बरामद किया। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि वह पारिवारिक कारणों से घर से चली गई थी, लेकिन इस दौरान शिक्षक ने उसका यौन शोषण किया। इसी दौरान शिक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उप जिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करते हुए 18 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए शुरू किया गया है और अब पाकिस्तान को उसकी हरकतों की सजा मिलकर रहेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तानियों को उनकी गलती की सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान उन्हें चुन चुन कर मारेगा। देश की सुरक्षा और सम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति की सराहना करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन भारत की सैन्य शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। कि मैं तो सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आपके समक्ष हूँ कि देश की सेना ने आज पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पर कार्रवाई की है और 9 जगह कार्रवाई की है और पीओके में ही नहीं पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा जा कर के जो टेररिस्ट ठिकाने थे, जहां टेररिस्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको पनाह दी जाती थी, उनको शस्त्रों से लैस करके जो भारत में इस तरह की घटनाओं को अंजाम करने के लिए भेजा जाता था, चाहे वो 26/11 की बात है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जो उड़ी सेक्टर में किया था, चाहे वो एयर स्ट्राइक से पहले पुलवामा में किया था, चाहे वो अभी जो पहलगांव के। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत पाकिस्तान अब चुका रहा है। ये तो अभी पहली किस्त है और मैं इस बात को लेकर के बधाई दूंगा देश की सेना को और देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो 9 ठिकानों पर जो पाकिस्तान आतंकवादियों को जहां ट्रेनिंग दी जाती थी उनको तबाह कर दिया और देश जो है वो पूरी देश की जनता देश की सेना के साथ है, देश की सेना के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और हम सब लोग बधाई देते हैं। और हिमाचल प्रदेश भी पूरा चट्टान की तरह देश की सेना के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हमको तैयार तो रहना चाहिए क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन तो है ही है और पाकिस्तान एक इमेच्योर जिसको कह सकते हैं कि ऐसा एक देश है जो कभी सोच समझ करके काम नहीं करता है, जुनून के साथ फैसले करते हैं और जुनून के साथ इस प्रकार से उल्टा सीधा काम करते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली हमको मान करके चलना चाहिए। वो कुछ हरकत करेगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है, उस पर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम ऐसा माने कि पाकिस्तान कुछ ना करेगा, ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जो करेगा पाकिस्तान उससे 100 गुना ज़्यादा कीमत उसको चुकानी पड़ेगी।
राजधानी शिमला के टॉलिन खलीनी मार्ग पर आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग शिमला के प्रमुख रिहायशी और शैक्षणिक क्षेत्रों को जोड़ता है, लेकिन पिछले कई महीनों से यह जाम की समस्या से जूझ रहा है। हर सुबह और शाम कार्यालय और स्कूल टाइम पर यहाँ घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जिससे न केवल रोजमर्रा के कामकाज में बाधा आती है, बल्कि स्कूली बच्चे भी समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाते। कई बार एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं भी इस भीड़भाड़ में फंस जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही सड़क की चौड़ाई और पार्किंग की अव्यवस्था समस्या को और भी गंभीर बना रही है। प्रशासन की ओर से अब तक कई बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन जनता को राहत नहीं मिली है। ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। खासकर टॉलिन से खलीनी तक के मार्ग पर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे सभी लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुबह 8 से 10 बजे और शाम को 4 से 6 बजे के बीच इस मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। स्कूली बच्चे, निजी वाहन और सार्वजनिक परिवहन के साधन घंटों तक फंसे रहते हैं। इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पे प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों और ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस मार्ग पर जाम की सबसे बड़ी वजह सड़क की चौड़ाई का कम होना और दोनों ओर अतिक्रमण है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम पिछले कई महीनों से नगर निगम और ट्रैफिक विभाग से इस समस्या की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। अधिकारी अपने अस्थायी रूप से ट्रैफिक पुलिस तैनात कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन फिर से वही हाल देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज नाहन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश की तीनों सेनाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब था, जिसमें हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजड़ा था। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने आतंकवाद और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यह भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक क्षमता का परिचायक है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार जताया और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से अपनी स्थिति बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उनके सशक्त नेतृत्व का परिणाम है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर करके बहुत बड़ा बदला पाकिस्तान और आतंकवादियों से लिया है। हम तीनों सेनाओं के जांबाजों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिस तरह से उन्होंने देश को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में एक बार फिर 7 मई से 12 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे शिमला में तेज बारिश शुरू हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। विशेषज्ञ के अनुसार 7 से 9 मई तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, जबकि 10 से 12 मई के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 7 से 11 मई तक कई भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान चलने की आशंका भी जताई गई है।
इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। हालांकि इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान में भी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। राजधानी शिमला में आज एक बड़े स्तर पर ऑपरेशन अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी को परखने और जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से की गई। मॉक ड्रिल शाम 4 बजे शहर के विभिन्न हिस्सों में एक साथ शुरू हुई। इस दौरान फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सेवाएं, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार रही और घटनास्थल पर पहुंची। साथ ही आपात स्थिति से निपटने की रिहर्सल्स भी की गई। साथ ही जानकारी भी दी गई कि आतंकी हमले जैसी स्थिति में किस तरह से संयम रखना चाहिए, साथ ही किन सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। इस दौरान कई स्थानों पर भीड़ नियंत्रण, घायलों की मदद और सुरक्षित स्थानों की पहचान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अभ्यास भविष्य में भी किए जाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में शहर तैयार रहे। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे मॉक ड्रिल को गंभीरता से लें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें। देखिए आप जानते हैं कि हम सब लोग इस बात से तो अवगत हैं कि किस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है। तो इसी संदर्भ में कल सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें आज मॉक ड्रिल करने के निर्देश हमको प्राप्त हुए थे और काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज करने के बाद आज प्रातःकाल से ही हम लोग 10 बजे से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें किस प्रकार की स्थिति से निपटना होता है, से संबंधित है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित है या बाकी और मेडिसिन से संबंधित है और भी जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं उसकी एक स्टॉक इवेल्युएशन पोजीशन होती है जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन की गई और जो कि पूरी तरह से एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और सब सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला रहता है कि सिविलियंस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम लोग जिस तरह से बॉर्डर एरिया से दूर हैं लेकिन जिस तरह से इसका फोकस जो है एयर स्ट्राइक से संबंधित रखा गया था, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो उस तरह से हम लोगों को मेंटली किस तरह से तैयार रहना है, सिविलियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो सिविल डिफेंस है जिसमें कि हर व्यक्ति जो है वो उसमें भागीदार बन सकता है और अपने आप को उसमें एनरोल कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो उसमें वो अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मसला था। इसके बाद दूसरा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, आपस में समन्वय अच्छा हो, कम्युनिकेशन की कमी ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में एक व्यवस्थित रूपरेखा जो है बनाई जाती है। तीसरा ये है कि मॉक ड्रिल में आपने देखा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कई प्रकार के मॉक ड्रिल चलती रहती है, लेकिन ये ऐसी मॉक ड्रिल हमने भी कभी नहीं करवाई और ऐसी स्थिति पहली बारी हम सब लोगों के सामने आई कि इसमें एक मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ी है। तो परिस्थितियाँ इस प्रकार से रखी गई। शिमला ज़िले में 2 जगह के स्थानों को चिन्हित किया गया था, एक तो हमारा अपना डीसी ऑफिस और दूसरा संजौली में। तो इसके लिए हमने जो हमारी आज काफ़ी डिटेल जो डिस्कशन हुई उसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था और एक में जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर जो हैं उसको यहाँ इसकी देखरेख में किया, उनके साथ एडिशनल एसपी पुलिस और बाकी कमांडेंट होम गार्ड्स और बाकी पूरा पैराफर्नियर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का था। संजौली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो एडिशनल एसपी वहाँ के वो हैं, कमांडेंट होम गार्ड्स हैं और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करके इसको उन्होंने मॉक ड्रिल को भी किया है। इसमें आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल साथ में रहा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रोल इसमें रहा। तो ये क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, सबकी मिलजुल कर है, पर एक सिविल डिफेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो हर एक सिविलियन को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में इसका निर्वाह हमको करना चाहिए। आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें 8 मई को धर्मशाला के HPCL स्टेडियम में आमने सामने होगी। यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि जीत ही उन्हें अगले दौर की
उम्मीदों को जिंदा रखने में मदद करेगी। धर्मशाला में यह दोनों टीमों की 5वीं टक्कर होगी। इससे पहले इस मैदान में 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं। पहला मुकाबला 15 मई 2011 को हुआ था, जिसमें पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हराया था। इसके बाद 2012 में दिल्ली ने वापसी करते हुए पंजाब को 6 विकेट से मात दी। 2013 में पंजाब ने फिर से बढ़त ली, लेकिन 2023 में दिल्ली ने 15 रनों से जीत दर्ज कर बराबरी कर ली। धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 मैच खेले हैं, जो किसी भी टीम से सबसे ज्यादा है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पंजाब के खिलाफ 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 चेन्नई और 1 पंजाब ने जीता। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 2 और मुंबई इंडियंस ने 1 मुकाबला इस मैदान पर पंजाब से खेला है। मुंबई के खिलाफ पंजाब को जीत मिली थी। दोनों ही टीमें इस समय जीत की ले में है। ऐसे में धर्मशाला की पहाड़ियों के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। फैंस को उम्मीद है कि यह मैच न सिर्फ रोमांचक होगा, बल्कि प्लेऑफ की तस्वीर को भी काफी हद तक साफ कर देगा।